नमस्कार, राज्यसभा टीवी की विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। दोस्तों, आज इस विशेष चर्चा के मेहमानों और विषय से आपको रूबरू कराएं उससे पहले आपको लिए चलते हैं लद्दाख। फर्ज कीजिए, जरा सोचिए, 20,000 फीट की ऊंचाई, शून्य से तापमान 50 डिग्री नीचे यानी कि -50 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं, लैंडस्लाइड, बर्फबारी। लेकिन उन सब के बावजूद 3,500 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान, ये तमाम मुश्किलात उनके हौसलों को पस्त नहीं कर पाती। और राज्यसभा टीवी आज पहुंचा है लद्दाख उनके हौसलों को सलाम करने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए। और वो जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, जिन मुश्किलों का वो सामना करते हैं, उनसे आपको रूबरू कराने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, बेहद खास मेहमान है। पहले हम आपको बता दें मौजूद कहाँ हम मौजूद हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में 5th बटालियन के हेडक्वार्टर में। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद। हमारे साथ जसपाल सिंह हैं, डीआईजी आईटीबीपी। जसपाल जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर एएस चौहान। इंस्पेक्टर चौहान, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। इसके अलावा हमारे साथ प्रसन्नजीत हैं, हवलदार प्रसन्नजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका राज्यसभा टीवी में। दोस्तों, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। हम लोग लद्दाख में बहुत समय से हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता है यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों और साथ में जो लोग हैं उनके बीच में। लेकिन काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है इतने हाई एल्टीट्यूड पर, वहाँ पर देश की सुरक्षा पर तैनात इन जवानों के लिए। तो किस तरह की चुनौतियाँ हैं, शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहले आप ही से मैं जसपाल जी जानना चाहूँगा, 50वीं वर्षगांठ एक बहुत गर्व का एक आज जो है मौका है आप लोगों के लिए। किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे जो 50 साल का सफ़र रहा, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, और किस तरह की चुनौतियों का सामना आप सभी करते हैं? देखिए, 50 साल जो हुए हैं सचमुच बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है। जब 62 में आईटीबीपी को रेज़ किया गया था, उसके बाद से लेके अभी तक आईटीबीपी ने जहाँ भी काम किया है बहुत ही इसकी सराहना हुई है, बहुत ही प्रेज़ हुई है। और स्पेशली जो हिमालयन बॉर्डर्स है, इंडो तिब्बत बॉर्डर है, उस पर बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हैं, हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ही कोल्ड एरिया है, टेरेन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हमारे जवानों को पैदल चलना पड़ता है, कई दिन पैदल चलना पड़ता है जी। और तो ये चैलेंजेस किस किस तरह के होते हैं? देखिए, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। किन किन तरह के चैलेंजेस आप लोगों को, जो हाई एल्टीट्यूड पर जवान तैनात होते हैं, पेट्रोलिंग के लिए आपने बताया कि वो 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। जी। तो किस तरह के चैलेंजेस, हेल्थ इश्यूज और किस तरह के चैलेंजेस? उसमें कई प्रकार के चैलेंजेस हैं। फिज़िकल फिटनेस एक तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हर जवान के लिए। और क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में आप 10 कदम भी चलते हैं, आपको रुकना पड़ता है लंबा सांस लेने के लिए। और ऐसा लगता है कि आप 100 मीटर 200 मीटर की स्प्रिंट मार कर आए हैं, 10 कदम चलने पर ऐसे लगता है। तो इसके अलावा बहुत ही अत्यंत कोल्ड वेदर है, जैसे आपने बताया -50 भी हो जाता है विंटर में, -30 -40, और एक्सट्रीम विंटर में -50 भी हो जाता है, जिसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत हैं। फ्रोस्ट बाइट है और चिलबिलेंस हैं और अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खांसी जुक के अलावा। और साथ में एक हाई एल्टीट्यूड की और काफ़ी बीमारीज होती हैं, हैपो बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए ये सचमुच बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और इस चीज़ की सराहना भी की जाती है। आईटीबीपी के जवानों को इसलिए सैल्यूट किया जाता है, सराहना की जाती है। 3,500 लंबी जो भारत चीन की सीमा है उस पर आप तैनात हैं। लेकिन मेरा सवाल अब दरअसल ये है, आप में से कोई भी अगर बताना चाहे कि जब कोई आता है यहाँ पर, किसी का ट्रांसफ़र होता है, कोई यहाँ पर तैनात होता है, तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को उसमें क्लाइमेटाइज करना, कितना समय लगता है? क्योंकि काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता होगा, शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स होती होगी। कोई आप में से बताना चाहे? देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लद्दाख क्षेत्र में किसी भी जवान का स्थानांतरण होता है तो उसको 7 से 8 दिन तक जलवायु में ढलने के लिए एक्लामेंटेशन करना पड़ता है। पहले 3-4 दिन तक तो वो बंद कमरे में रहते हैं, फिर उसको 3-4 दिन संपूर्ण आराम दिया जाता है, उससे कोई ड्यूटी नहीं ली जाती है। फिर भी अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित उसके प्रॉब्लम आता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। आप अपना अगर एग्जाम्पल देना चाहें, जब आप पहली बार यहाँ पर आए होंगे, आप जब तैनात हुए, तो आपको किस तरह की मुश्किल आई? क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है। हाँ जी, उसमें सांस लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत आता है यहाँ। जैसे ही जवान आता है,
फिर एक तो सर दर्द बहुत होता है, अच्छा, एक अटपटांग सा लगता है कि ये मैं कहाँ पहुँच गया एक्चुअल में। फिर अपने आप को धीरे धीरे ढालना पड़ता है जलवायु में। अच्छा, आप बताएं एस चौहान, इंस्पेक्टर चौहान, कितना टेम्परेचर, मैंने बताया -50, क्या इतना जाता है -50 डिग्री टेम्परेचर? किस तरह से आप लोग मैनेज करते होंगे? देखिए, इस बल को ऐसे हिमवीर कहा गया, हमें आईटीबीपी जी को हिमवीर कहा गया, और हिमवीर होने के नाते हमें इस बात पे फक्र भी है कि इतने कोल्ड वेदर में रहते हुए हम देश की अपेक्षाओं पे खरे उतर रहे हैं। वो सभी दायित्व हम निभा पा रहे हैं यहाँ पर रहते हुए। लेकिन ये सही बात आप जैसा कह रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, इसके लिए हमें इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मिलती है। उस ट्रेनिंग का हमें भरपूर फ़ायदा, हमारे जितने ट्रेनिंग सेंटर है जो मसूरी जैसी जगह पे हैं, और नीचे अगर प्लेन की बात करें तो हमारे हरियाणा में भानू में स्थित ट्रेनिंग सेंटर है। ऐसी जगह पे हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें हम दोनों ही तरह के क्लाइमेट में एक्मेटाइज हो जाते हैं। और ट्रेनिंग में विशेषकर औली में हमारे कुछ जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इस चीज़ की खास ट्रेनिंग दी जाती है कि आईआईटी एरिया में आपने किस तरह सर्वाइव करना है। अच्छा, कोई अगर वाकया आप लोगों को याद आता हो, बहुत चैलेंजिंग रहा हो, बहुत मुश्किलात आई हो पेश, और बहुत मुश्किल से आप लोग उसमें से निकले हो, कोई अगर इस तरह का वाकया आपको याद आता हो? जी जी जी, ये पिछले साल सितंबर की बात है जी। हम एक लंबी दूरी की गश्त पे थे, लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे थे। तो हमारे दो साथी, एक तो शाम का समय हो रहा था, वेदर बहुत ही ख़राब हो गया था, हवा की गति बहुत तेज़ थी, बर्फबारी हो रही थी, उसमें विजुअलिटी बहुत कम हो जाती है ऐसे में। तो हमारे दो साथी थोड़ा पीछे छूट गए थे, विजुअलिटी कम होने के कारण हमसे बिछड़ गए। और बिछड़ने के बाद काफ़ी देर बाद हमें थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद हमारे जो दो साथी हैं वो रह गए हैं। उसमें एक हेड कांस्टेबल थे, तो उन्हें हम फिर ढूंढने निकले। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के बाद जो है हमारे जो कम्युनिकेशन सेट है, इनकी बैटरी लो हो जाती है, अच्छा, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन भी उनसे कट हो गया। जी जी। तो बड़ी दिक्कत सी हो गई थी। 2-2.5 घंटे की मशक्क़त के बाद उन्हें खोज निकाला गया आफ्टर ऑल। लेकिन इस बीच हमने यूनिट से भी संपर्क किया, यूनिट से भी उनको एडवोकेट करने के लिए पार्टी तैयार हो चुकी थी। लेकिन किस्मत अच्छी रही हमारी भी और उनकी भी कि हमने उन्हें ढूंढ निकाला। तब तक ठंड के कारण वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। वो भी थोड़ा सा उनका हौसला जो है वो जवाब दे गया था कि शायद हम अब पिछड़ ही ना। इसमें एक वाक्य और मेरे को याद आ रहा है कि मैं पहले 5 साल पहले यहाँ कमांडेंट था इसी लोकेशन पे। तो एक फॉरवर्ड एरिया में मैं भी एक पास पर रेकी करने गया था। उसकी हाइट थी मोर देन 17,000 फीट। तो लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद हम पास पर पहुँचे। जैसे बताया, चलना बड़ा मुश्किल होता है। पास पर पहुँचे, मैंने बोला भाई इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं, तो कैमरा निकाला फ़ोटो के लिए। तो पता चला कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की वजह से बैटरी डाउन हो गई, सेल डेड हो गए। तो फिर हमारे, क्योंकि लड़के काफ़ी वो हैं, इनिशिएटिव वाले हैं और कार्य कुशलता में काफ़ी आगे हैं, उन्होंने सेल निकाले कैमरे से, इनको गर्म किया, यहाँ डाला, आर्म पिट्स में डाला, थोड़ा इधर रखा उनको। उससे फिर हमारे 2 शॉट्स आ गए कैमरे से। अच्छा, फोटोग्राफ की सेटिस्फेक्शन हो गया कि इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे पास पे, तो फोटोग्राफ ले ली गई है। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आती हैं कि बैटरी एकदम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में एकदम डेड हो जाती हैं। जी जी। अच्छा जसपाल जी, इसके अलावा एक और चीज़ है, अभी क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जी। हमने देखा था लद्दाख में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस दौरान भी आप लोगों ने, काबिल तारीफ़ आप लोगों ने जिस तरह से पुनर्वास और राहत बचाव कार्य में आप लोगों ने भूमिका निभाई। आज भी हम तमाम लोगों से मिले, हमने उन लोगों से बातचीत की, वो लोग आज भी आप लोगों को सलाम करते हैं जिस तरह से आप लोगों ने भूमिका निभाई। वो अगर आप याद करते हैं तो काफ़ी मुश्किल भरी घड़ी थी वो। जी जी बिल्कुल, इट वाज बिल्कुल ऐसा था कि अचानक क़यामत आ गई है। रात के 11:15 बजे तक कुछ नहीं था, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और जैसा हमारे 24 बटालियन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थी, जो उधर नॉर्दर्न अक्रॉस दी रोड है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में यहाँ के, वहाँ पर अचानक 11:15 तक कुछ नहीं था और 15 मिनट के अंदर बाढ़ आई। उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स, स्लश, कीचड़ था, पानी था, जिसने हमारे पक्के घरों को तोड़ दिया। पक्के घर बने हुए हैं सीमेंट और पत्थर के, उनको तोड़ा। और हमारी अफसर मैस और अफसर काफ़ी क्वार्टर्स, लगभग 15-20 क्वार्टर्स डैमेज हो गए। फॉर्चुनेटली हमारे कैजुअलिटी नहीं हुई, और क्योंकि उस समय जल्दी से हमारे लोग छत पर चढ़ गए और उनको इमीडिएटली एवैक्यूएट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद ही रात को ही हमारे लोगों ने फिर देखा कि आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही आ गई है।
तो वहाँ पर पूरी हमने अलग अलग पार्टियाँ बनाई हैं, सर्चिंग पार्टियाँ लोगों को ढूंढने के लिए, और लंगर लगाए गए जहाँ लगभग 1 महीने हम आईटीबीपी ने स्थानीय लोगों को खाना खिलाया फ्री में, उनको फ्री मेडिकल कैंप लगाए, लगभग 1 महीने तक कैंप भी चले, क्योंकि उस समय लग रहा था कि अगले 2-4 दिन में फिर बाढ़ आएगी। तो उसमें फिर हमारे स्लश इतनी हो गई थी, 8-8 फुट स्लश, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बह कर आ रही थी, बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे थे जिनका वेट मेरे ख्याल टनों के हिसाब से होगा, वो बोल्डर्स आए और बड़ा डैमेज किया उन्होंने। और फिर अगले 15-20 दिन तक हमारी सर्चिंग पार्टियाँ डेड बॉडीज ढूंढती रही, और 15 से 20 दिन लगे। जी जी, जिसकी भी डेड बॉडी मिलती थी उसके रिश्तेदार इतने हमारे शुक्रगुजार होते थे कि आपने बहुत, वो तो भगवान समझते थे हमारे लोगों को, इतना बड़ा काम किया आप लोगों ने। तो लगभग हमारे लोगों ने 130 से 140 डेड बॉडियाँ निकाल के लोगों को दिया। चलिए, आपकी बातें सुनकर ही एकदम से रूम से काँप उठती है कि किस तरह की भयावह वो स्थिति थी, तबाही वाली वो स्थिति थी, और आईटीबीपी के जवानों ने किस तरह की सराहनीय भूमिका इसमें निभाई। इसके अलावा और भी कई चैलेंजेस हैं आईटीबीपी के, उन चैलेंजेस को किस तरह से कम किया जा सकता है। ये कहा जाता है कि अगर डेडिकेटेड एयर विंग हो, अगर आईटीबीपी के चॉपर्स हों, तो इन मुश्किलों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। किस तरह से ये सब होगा बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विशेष चर्चा आप सभी देख रहे हैं राज्यसभा टीवी पर, और हम इस वक्त मौजूद हैं आईटीबीपी लद्दाख में। आईटीबीपी के 5th बटालियन हेडक्वार्टर में 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और आसपास इतनी तेज़ बर्फीली हवाएं, ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं, और उस दौरान आईटीबीपी के जवान जो हैं 3,500 लंबी भारत चीन सीमा पर तैनात हैं आईटीबीपी के जवान, और वो किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जसपाल सिंह जी, जी, डेडिकेटेड एयर विंग जी, कितना ज़रूरी, कितना महत्वपूर्ण? एक्चुअली बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी जो बीओपीज़ हैं, पोस्टें हैं, वहाँ प्रॉपर रोड नहीं होने की वजह से वो 6-6 महीने कट ऑफ रहती हैं। 6 महीने कट ऑफ होगी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो उसकी वजह से जो जवान्स हैं उनके पास फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वो नहीं पहुंच पाती जी। उनके पास। हालांकि हम राशन की प्रॉपर स्टॉकिंग करते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी फ्रेश तो कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए, वो नहीं हो। तो वो बाय रोड जाना 6 महीने बंद है तो बहुत हाँ, मुश्किल हो तो जाता उसके लिए प्लस किसी जवान की फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, उसकी शादी है, ब्याह शादी है, या कुछ घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, अब उसको वहाँ से निकालना बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और हालांकि हमारे लिए पास डेडिकेटेड एयर आवर्स होते हैं जो कि एयरफोर्स के हैं हमारे पास, जिसमें हमारे को मिलते हैं, लेकिन एयरफोर्स भी अपनी कमिटमेंट की वजह से हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाती हमारे लिए। तो इन्हीं वजह से, और एक दूसरा है कि हाई एल्टीट्यूड में हमें प्रॉपर रोटेशन चेंज ओवर करना होता है। अच्छा, हाँ। बाकी जगह तो हम करते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ, ये जो रोटेशन होता है कि समय सीमा क्या होती है इसकी? 6 महीने, अब फिलहाल 3 महीने कर दिया गया है। नॉर्मली 3 महीने होती है। 3 महीने तक हाई एल्टीट्यूड में जो है पोस्टिंग होती है। उसके बाद चेंज करना होता है, नीचे लाना होता है उनको, जवानों को। जैसे 16,000 पर 15,000 पर जवान तैनात हैं, उनको रोटेशन कर 3 महीने के बाद नीचे लाना जरूरी है, उनके हेल्थ के लिए जरूरी है। तो ऐसी जो बीओपीज़ हैं, जैसे नॉर्दर्न लद्दाख में है और थोड़ा सा सेंट्रल पोर्शन है लद्दाख का, वहाँ पर जो, क्योंकि बीच में रास्ते में बड़े बड़े पासेस हैं जिसकी वजह से कट ऑफ हो जाती हैं वो, तो वो 6 महीने वाल में के बाद ही वो रोटेशन हो पाती है उनकी। तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। कहने को 3 महीने है, लेकिन 3 महीने के लिए अगर जवान ऊपर जाता है, 6 महीने के लिए रास्ता बंद होता है, तो उसका वापस आना संभव नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो 6 महीने हो जाता है। उसकी वजह से, उसीलिए यदि डेडिकेटेड एयर विंग हो, हेली हो, क्योंकि Mi-17 वगैरह हो हमारे पास, तो उसमें वी कैन रोटेट द ट्रूप्स, उसमें जहाँ से फ्रेश ट्रूप लेकर जाएं उनको वहाँ से। जी। हवलदार प्रसन्नजीत और इंस्पेक्टर एस चौहान, परिवार से बहुत दूर हैं आप सभी, बहुत याद आती होगी, लेकिन यहाँ पर भी एक परिवार की तरह होगा। मैं अभी जब आया यहाँ पर आप लोगों से मिल रहा था, एक फैमिली लगी मेरे को, एक बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में इस तरह की है। परिवार की याद तो ज़रूर आती होगी, लेकिन ये भी एक परिवार की तरह है। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, इसी वजह से हमारा ये जो समय है, इतना कठिन परिस्थितियों वाला जो समय है, वो बड़ी आसानी से कट जाता है।
इसलिए हमारे पास एक ही बढ़िया चारा है कि आपस में एक भाई की तरह रहें, एक फैमिली की तरह एक फैमिली की तरह रहें, एक दूसरे के सुख दुख को बांटें, उससे कुछ उसके घर की बातें पूछे, कुछ अपनी उन्हें सुनाएं। तो दुख कहते हैं कि बांटने से कम होता है, कम होता है। तो कितना फ्रीक्वेंटली घर जा पाते हैं? वैसे हमें 60 दिन अर्न लीव मिलती है और 15 दिन कैजुअल लीव भी मिलती है। जी जी। तो कई बार लीव मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं तो इमोशनली कहीं ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि रूट बंद हो जाता है। आपको पता है कि भाई रोड हम जाना मुश्किल है यहाँ से। इसके अलावा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखें, आप अफगानिस्तान में भी इंडियन कॉन्सुलेट्स हों, एम्बेसीज हों, वहाँ पर भी आप लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक चीज़ मैंने नोट करी, मैं एक बार दर्शकों को भी ज़रूर बताना चाहूँगा। शुरुआत में आईटीबीपी की जो भूमिका थी, जो दायरा था, वो बहुत सीमित था। अगर मैं गलत हूँ मुझे ठीक कीजिएगा, लेकिन अब आईटीबीपी का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। आंतरिक सुरक्षा, वीआईपी की सिक्योरिटीज़, इंडियन कॉन्सुलेट, एम्बेसीज, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट भी जिस तरह से आप लोगों ने भूमिका निभाई, तो इतनी सारी चैलेंजेस को एक साथ निभाना मतलब बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत दायरा बहुत ज़्यादा फैल चुका है आईटीबीपी का। हाँ जी, वो तो है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही ट्रेनिंग पर आती है और फिर वही प्रोफेशनल डेडिकेशन है जो जवानों का, बड़ा हाई स्टैंडर्ड का डिसिप्लिन है। और इन वजह से जो हमारा एक मोटो है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, ये हर एक जवान के अंदर घुसा हुआ है, बसा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे हर जवान में प्रोफेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि वो 18,000 से 20,000 पर हाई एल्टीट्यूड में तैनात हो सकता है, वहीं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूएन मिशन में भी, कोंगो में जैसे गए हुए हैं हमारे लोग, वहाँ भी ड्यूटी कर सकता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पार्ट जॉब का ये हिस्सा है कि माउंटेनिंग की ट्रेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग, आइस क्राफ्ट, स्नो में कैसे काम करना है, ये इनके बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है। तो नेशनल कैलामिटी के तो अगर होती है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आप सभी होते, तो ये भूमिका भी कहीं ना कहीं। अच्छा, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में किस तरह का रोल आईटीबीपी का? यूएन मिशन में पीस कीपिंग में कई तरह के रोल होता है। जैसे एक तो फुल फ्लैज्ड हमारी कंपनी जाती है विद मैनी ऑफिसर्स, इकट्ठे जाते हैं, वो एज ए आर्म्ड पुलिस फोर्स काम करती है वहाँ पर, कि जैसे ही यूएन को आर्म्ड पुलिस फोर्स की ज़रूरत है तो वहाँ वो काम करते हैं, जैसे कोंगो में अभी डिप्लॉयड हैं। दूसरा है पुलिसिंग वर्क इन यूएन मिशन कंट्रीज़, जैसे बोस्निया और कोंगो में। बोस्निया में हमारे लोग गए थे एज ए पुलिस ऑब्जर्वर्स, और इसमें कोसोवो में थे एज ए दे वर डूइंग एक्चुअल पुलिसिंग ड्यूटीज़, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी पुलिस नहीं थी। जी जी। कोसोवो पुलिस सर्विस बाद में हुई, उनको फिर हमारे लोगों ने ट्रेन किया। जी जी। और फिर जब वो कोसोवो पुलिस सर्विस उसमें आई अपनी जॉब में, तो देन दे एक्टेड एज ए ऑब्जर्वर्स हमारे लोग। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भी आईटीबीपी की भूमिका इस तरह से। अब ब्रेक पर जाने का समय, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और चीज़, छोटा सा सवाल मैं आप कोई भी अगर जवाब देना चाहे, प्रसन्नजीत या फिर इंस्पेक्टर एस चौहान, जो सीमा पर जो गांव वाले होते हैं उनके साथ भी एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी होता होगा, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग वहाँ पर जो बुनियादी विकास का ढांचा है, विकास को मजबूत करने में आप काम कर रहे हैं, चिकित्सा की सुविधाएँ गाँव वालों को दे रहे हैं, इस पर किस तरह का रोल है आईटीबीपी का? गाँव वालों से हमारे सौहार्दपूर्ण रिश्ते बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में एक लोकल जनता को अगर अपने फेवर में रख सकते हैं तो हमारे को कई तरह के उनसे इंफॉर्मेशंस वगैरह भी मिल सकती है। तो इनके लिए आईटीबीपी की तरफ से जब बार बार बीएडीपी प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि दूर दराज के इलाके में और कोई उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। मेडिकल कैंप्स जो आईटीबीपी की तरफ से लगाए जाते हैं, बहुत इतने दूर हैं वो लोग कि वो जब तक वो सही मेडिकल उसके लिए पहुँचते हैं तो शायद रास्ते में कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि वो जान बचाना मुश्किल हो जाती है। तो हमारे जो लोग वहाँ पे मेडिक्स रहते हैं, डॉक्टर्स लोग रहते हैं, तो हम हर समय उनके सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये दूसरा चेहरा आईटीबीपी का, कि एक तरफ सीमा पर सुरक्षा है, जिम्मेदारी आईटीबीपी के जवानों की, वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा चेहरा है जहां पर गांव वालों को तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराता है आईटीबीपी। विकास की बुनियादी चाहे सुविधाएं हो, विकास का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की बात हो, या फिर चिकित्सा की सुविधाएं हो, और भी दूसरी तरह की चीज़ें जो है आईटीबीपी गाँव वालों को मुहैया कराता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम आपको बता दें इस वक्त राज्यसभा की जो टीम है वो लद्दाख में मौजूद हैं। लद्दाख में हम इस वक्त मौजूद हैं 5th बटालियन की हेडक्वार्टर में, आईटीबीपी 5th बटालियन के हेडक्वार्टर में 11,000 फीट की ऊंचाई पर, और किस तरह की चुनौतियां आईटीबीपी के जवानों के सामने होती हैं उनसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। एक विशेष चर्चा के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आपने बताई,
किस तरह से और ज़्यादा, अगर अब डेडिकेटेड एयर विंग की आपने बात करी, वो अगर हो तो मुश्किलों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और कुछ चीज़ अगर आप बताना चाहें कि अगर ये चीज़ हो, मैन पावर क्रंच की बात हो, मॉडर्नाइजेशन की बात हो, ये तमाम चीज़ें हो, तो शायद थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो थोड़ी सी उसमें कमी आए। आपको लगता है कुछ और चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, उसमें उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चाहे हम बहुत ही रिमोट एरियाज़ में हैं, लेकिन रेगुलर यहाँ सीनियर अफसर्स के विजिट होते हैं हमारे डायरेक्टर से। एवन एमएच इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। तो और एवन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम, बिल्कुल, वो भी यहाँ 2010 में आए थे। और हमारी जो दूर दराज पोस्ट है हॉट स्प्रिंग, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने जवानों से बातचीत की, वहाँ की प्रॉब्लम को समझा। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर से लेके, डायरेक्टरेट जनरल से लेके एमएचए तक, दे आर अवेयर ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। और मॉडर्नाइजेशन के काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। और बाकी यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, हम चाहे हम आर्मी से आगे बैठे हैं, वो भी है एक, मैं बताना चाहूँगा कि आर्मी के पीछे हम आगे बैठे हैं और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में बैठे हैं। बिल्कुल। और लेकिन जो फैसिलिटीज़ के हिसाब से स्पेशल, वी आर गेटिंग स्पेशल क्लोथिंग लाइक सियाचिन की क्लोथिंग है, वो हमारे को भी ऑथोराइज है। स्पेशल राशन ऑथोराइज है हमारे को जी। और बाकी भी तमाम जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो अवेलेबल है हमारे लिए। और बाकी और मॉडर्नाइज किया जा रहा है वो एमएचए के अंडर। जसपाल सिंह जी, इसके अलावा सीमा पर जो सड़कें हैं उनमें क्या और सुधार हो सकता है, होना चाहिए, आपको लगता है? जी हाँ, सुधार होना चाहिए। एक्चुअली वो हो भी रहा है। भारत सरकार ने आईटीबीपी के लिए फर्स्ट फेज़ में 27 रोड्स जो बॉर्डर एरियाज़ में बनाने का कदम उठाया है जी। और वो चल रहा है, बड़ी तेज़ी से उसमें काम हो रहा है। और सेकंड फेज़ में भी 36 आईटीबीपी रोड्स, वही फॉर कनेक्टिंग वेरियस लोकेशंस, वेरियस बीओपीज़, जहाँ के पैदल जाना पड़ता है जवानों को, कई कई दिन लग जाते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए रोड सेंक्शन हो चुकी हैं जी। और उस पर काम हो रहा है। अच्छा, आप तीनों से मेरा सवाल है, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या है? क्योंकि आईटीबीपी का दायरा बहुत बड़ा है, जिस तरह से मैंने बताया, आंतरिक सुरक्षा, वीआईपी सिक्योरिटीज़ इंटरनेशनल लेवल पर, इसके अलावा इंडियन कॉन्सुलेट में भी, बाहर अफगानिस्तान में भी इंडियन एम्बेसीज में सिक्योरिटी, सीमा पर सुरक्षा, गाँव वालों को चिकित्सा सुविधाएँ। ज़्यादा चैलेंजिंग रोल क्या है इसमें से, कोई अगर बताना चाहे? इंस्पेक्टर चौहान, ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है या कोई चैलेंज नहीं है? देखिए, चैलेंज तो आते रहते हैं और हमारे को जो सिखलाई मिलती है वो है ही है कि आपको जिस तरह की मुसीबत सामने से आ रही है उसका आपने किस तरह फेस करना है और किस तरह से निदान पाना है उससे। तो ऐसी समस्या आती रहती है। हम तो समझते हैं कि कोई भी काम कर लें तो आसान तब हो जाता है अगर आदमी के हौसले बुलंद हैं। हवलदार प्रसन्नजीत, परिवार से दूर रहना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के ज़माने में हमारे पोस्ट पे भी टेलीफोन लगा हुआ है तो बातचीत होता रहता है। फिर भी बीच बीच में कभी अगर परिवार के महत्वपूर्ण कार्य में नहीं पहुंच पाते तो थोड़ा दुख लगता है। हिम्बीर हैं, झेल लेते हैं। थोड़ा डिप्रेशन में कुछ लोग चले जाते हैं। जब आप लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे जाते हैं तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपने बताया कि भाई 6 महीने के लिए अगर 3 महीने के लिए आपको भेजा जाता है, 6 महीने के लिए अगर सड़क मार्ग बंद हो गया तो आपको 6 महीने ऊपर रहना पड़ता है। तो कितनी तैयारी के साथ जाते हैं जसपाल सिंह जी? वो तो सभी जवान मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाते हैं कि ज़्यादा भी रहना पड़ सकता है। और बाकी अपनी क्लोथिंग, इक्विपमेंट वगैरह वो साथ में रखना उन्होंने ज़रूरी है। और रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बार बार इनको दी जाती हैं कि विंटर में कैसे बाहर निकलना है, क्लोथिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि इशूड क्लोथिंग है उसको पहन के निकलते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार इनको बताता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ एनिमी की ही चुनौती नहीं है, हमारे लिए वेदर और टेरेन की भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमने इनसे डर कर अंदर नहीं बैठना, इनका सामना करना है, अपने आप को प्रॉपर इक्विप करके, प्रॉपर क्लोथिंग पहन के बाहर निकलना है। और निकलते हैं हमारे लोग। एवन विंटर में स्नो होता है हर जगह, उसमें भी हमारे लोग गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और दूसरी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। हालांकि स्नो के ऊपर इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। और हर तरह से बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं कि ठंड से डर के अंदर बैठे रहें, लेकिन अब पूरी तैयारी से बाहर निकलते हैं। चलिए, अब मेरे ख्याल से चर्चा को यहीं पर ख़त्म करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से मिली, लेकिन जाने से पहले जसपाल सिंह जी, आप देश के नागरिकों को कुछ अगर संदेश देना चाहें, कुछ अगर आप कुछ कहना चाहें तो राज्यसभा टीवी के माध्यम से आप कह सकते हैं। कुछ भी अगर आप संदेश देना चाहें राज्यसभा टीवी के माध्यम से। मैं यही बताना चाहूँगा भारत देशवासियों को कि जो हमारे हिमवीर हैं, हमारे भारतीय सीमा पुलिस के जो जवान हैं,
देश की हर चुनौती के लिए वो सदैव तत्पर हैं। जैसा कि इनका मोटो है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, उसके अनुसार कहीं भी कठिनाइयाँ हों, कहीं भी जाने को देश के लिए ज़रूरत पड़ती है जवानों को, वो हमेशा इसके लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसपाल सिंह जी, इंस्पेक्टर एस चौहान, साथ ही हवलदार प्रसन्नजीत जी, आपने समय निकाला और राज्यसभा टीवी से बातचीत की। तो आपने देखा शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा, ये मोटो है आईटीबीपी के जवानों का। हमने चर्चा की, जानने की कोशिश की कि किस तरह की चुनौतियों का ये सभी सामना कर रहे हैं। वाकई काबिल तारीफ है और ये लोग सीमा पर खड़े हैं, इसलिए शायद आप और हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।